नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा का दूसरी इकाई का पाठ 4, इंग्लिश मीडियम, महाराष्ट्र बोर्ड, फुल हिंदी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। इस पाठ के माध्यम से आयकर विभाग के अधिकारियों प्राथमिक सूचनाओं के आधार पर अनधिकृत रूप से अर्जित धन का पता लगाने के लिए उसे अधिकार में लेने के लिए छापा मारते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने घर पर छापा मारने वाले द्वारा छापा मारने के बाद की स्थिति का वर्णन किया है। जब छापा मारने वाले किसी चीज़ को पूछते हैं, से स्वर्ण कहाँ है, तो बोलता है मेरी आँखों में। तो बोलता है अर्थ कहाँ है, तो बोलता है मेरी कविता में। इसी तरह से चांदी कहाँ है, तो मेरे सर में, मतलब पके हुए अपने बालों को बता देता है। इस तरह से अपने कविता के रूप में, अपनी रचना के रूप में हर चीज़ का आंसर देता है, जिसमें आयकर विभाग वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। अंत में उसके घर में देखते हैं तो किचन में खाने भर की चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो इस पे यही व्यंग किया गया है इस पाठ में कि अगर आयकर विभाग वाले अनधिकृत कमाए हुए धन को अपने अधिकार में लेते हैं तो जो बेचारे भूखे हैं तो उन्हें देते क्यों नहीं। उन्हें खाने के लिए भी देने का अधिकार उनका होना चाहिए। इसी पर व्यंग किया गया है। स्टार्ट करते हैं। कविता का अर्थ देखेंगे, इसके बाद वर्कबुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। मेरे घर से लेकर के उन्हें कैसे दे दूं, यहाँ तक पैराग्राफ का पोएम देखेंगे, अर्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि मेरे घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा, वह भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। अधिकारी मेरे घर पर पूछताछ करने के लिए आए, सीधे घर में घुस गए, पूछने लगे सोना कहाँ है। कवि ने उन्हें जवाब देते हुए सोना वह तो मेरी आँखों में है। मैं कई रात सोया नहीं हूँ। अधिकारियों को इस पर गुस्सा आता है। वे प्रश्न को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं स्वर्ण दो। लेखक स्वर्ण को सुवर्ण से जोड़ते हुए और जवाब देता है कि सुवर्ण तो में उन्होंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उसे वे उन्हें कैसे सौंप दें। दूसरा पैराग्राफ, वे झुझलाकर पहले करूँगा तैयार। यहाँ तक का पैराग्राफ का अर्थ है अधिकारी कवि का जवाब सुनकर झुझलाकर कहते हैं तुम हमारी बात समझे नहीं। हमें तुम्हारा वह अर्थ चाहिए जिसे तुम अनधिकृत रूप से अर्जित किया है। कवि अधिकारियों के अर्थ। धन शब्द को कविता के अर्थ से जोड़कर मुस्कुराकर जवाब देता है कि अर्थ तो मेरी नई कविताओं में आपको मिल सकता है। फिर अधिकारी कड़क कर कवि से पूछता है रखी गई चांदी निकालने के लिए कहते हैं। कवि चांदी का अर्थ चांदी जैसे सफ़ेद बालों से हो रहे अपने बालों से जोड़कर गुस्से से कहते हैं चांदी तो मेरे सिर के बालों में आ रही है। अधिकारी जब हैरान होकर पूछते हैं कि उनके नोट रुपए कहाँ हैं, तो नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षा
के नोटों से जोड़कर वह जवाब देते हैं कि परीक्षा के नोट तो वे परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे। तीसरा पैराग्राफ, वे गरज कर बोले से लेकर के एक ही तत्व खाली। आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा, वहाँ पर पूरी पोएम रहेगी, अब लाइन टू लाइन यहाँ से अर्थ देख सकते हैं। अधिकारियों ने गरजते हुए कहा, हमारा कहने का मतलब आपकी मुद्रा पैसों सिक्कों से है। कवि ने इसका अर्थ मुख मुद्रा से जोड़कर जवाब दिया, मुद्रा तो आप मेरे मुख पर देख सकते हैं देख सकते हैं। अधिकारी उत्तर सुनकर कुछ सोचने लगे, फिर वे उनके सोने के कमरे में घुस गए और उन्हें फटे तकिए की रुई नोचने लगे। शायद पैसे इसमें छुपा कर रखे हों। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनकी टूटी हुई अलनी खोली। उनकी रसोई में खाली पड़े डिब्बों को टटोला, बच्चों का गुल्लक खोल कर देखा। उन्हें कहीं कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ खाली था। अगला पैराग्राफ, कनस्तरों में से लेकर के सूचना दे दी। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनके घर में पड़े कनस्तरों और पानी रखने के लिए मटकों तक को टटोला देखा, पर उन्हें सब खाली मिले। कहते हैं कि अधिकारियों ने मेरे घर में ऐसा निर्जन दृश्य देखा तो उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, क्योंकि उन्होंने सोचा था। अब अधिकारियों का गुस्सा शांत हो गया था। उनके मन में दया के भाव आ गए थे। कवि उनसे उन्होंने क्षमा मांगी और बताया कि किसी की गलत सूचना पर वे उसके यहाँ आ गए थे। अगला पैराग्राफ, अपनी असफलता से लेकर के तो डलवा दीजिए। अधिकारी को कवि के घर के कुछ घर में कुछ न मिले तो वे पछताने लगे कि उनके सिर शर्म से झुक गए। वे वापस लौट कर जाने लगे तो कवि ने उन्हें रोक कर कहा, आप मेरी एक बात सुन लीजिए। यदि आप छापे के दौरान मेरे घर में आपको अधिक धन मिलता तो आप उसे लेते। अब आपने देख लिया कि मेरे घर में आपको अधिक देख लिए कि मेरे घर में कोई धन नहीं है। ऐसी हालत में मेरी यह स्थिति देखकर आप मुझे कुछ धन देकर तो जाइए। जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं उन्हें आप लोग निकाल कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार निकलवा लीजिए। आपका काम ही निकलवा लेना है। पर जिनके घर में टूटी कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं है, उनके घर में बैठने सोने के लिए एक तख्त की व्यवस्था तो करते जाइए। इस तरह से कविता का अर्थ समाप्त होता है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। ये पैराग्राफ है। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आँखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोष में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, स्वर्ण मैंने अपने काबे में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ? वे झुझलाकर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत से
रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्का कर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं, परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, हाँ मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख सकते हैं। इस तरह से कविता हो गई, पैराग्राफ है। अब इसके आधार पर हम शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे। छापा का अर्थ धावा, सोना का अर्थ सोना, सोना का अर्थ नीर, स्वर्ण का अर्थ सोना, सुवर्ण का अर्थ सुंदर, अक्षर, रोष का अर्थ क्रोध, काव्य का अर्थ कविता, बिखरे का अर्थ फैलाए छिटकाए, झुझलाना मतलब चिड़चिड़ाना, अनधिकृत मतलब जिसके लिए अधिकार न मिला हो, अर्जित मतलब किसी प्रकार प्राप्त या एकत्र किया हुआ, अर्थ का अर्थ है संपत्ति, पैसा, अर्थ साहित्य में मतलब कड़क कर मतलब तेज स्वर में चांदी एक धातु, चांदी बालों की चांदी, सफ़ेदी उद्भ्रांत उद्विग्न हैरान, नोट रुपये वाला नोट परीक्षा के नोट, टिप्पणी परीक्षा इम्तिहान, मुद्रा सिक्का। यहाँ अर्थ मुख मुद्रा, गरजना, कड़क कर बोलना, लरजना, कांपना। इस तरह से शब्दार्थ हो गए। अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर। कृति नंबर 1, आकलन। छापा मारने वाले द्वारा कवि से मांगी गई चीज़ें, 4 चीज़ें मांगा ना, सोना, चांदी, अर्थ, नोट। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। वे छापा मारने वाले रोष से बोले ले तो कवि किस प्रकार बोले। दूसरा, छापा मारने वाले कड़क कर बोले तो कवि किस प्रकार बोले, लरज कर बोले। अगला क्वेश्चन है, छापे वाले इस प्रकार बोले, किस तरह से बोले थे वो बताना है। 4 बातें उनकी। अगला है, संजाल पूर्ण कीजिए। सोना, धातु, अर्थ, संपत्ति। छापे में मांगी गई वस्तुओं को कवि ने लिया इस रूप में, किस रूप में, सोना को नींद के रूप में, अर्थ को, संपत्ति को कविता के या साहित्य के अर्थ में, चांदी को बाल की सफ़ेदी के अर्थ में, नोट को परीक्षा के नोट्स के अर्थ में। कविता के आधार पर जोड़ियाँ मिलाइए। अर्थ सुवर्ण, चांदी, मुद्रा। बालों में चांदी कहाँ है, बालों में। मुद्रा कहाँ है, चेहरे पे। सुवर्ण कहाँ है, नई कविताओं में। अर्थ कहाँ है, काव्य कृतियों में। इस तरह से यहाँ पर सारे क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे। ये देखो, सोना अनधिकृत रूप से अर्जित, अर्थ चांदी और नोट्स। वे रोष में बोले तो कवि जोश में बोले। वे कड़क कर बोले तो कवि भड़क कर बोले। छापे वाले इस प्रकार बोले, किस प्रकार, रोष में आकर बोले, झुझला कर बोले, कड़क कर बोले, उद्भ्रांत होकर बोले। अगला, सोना धातु क्या है, नींद लेना, सोना। और अर्थ संपत्ति क्या है, कविता का अर्थ। मैंने ऊपर बता के भी आई। अगला, छापे में मांगी गई वस्तुएं, सोना, अर्थ, चांदी, नोट्स। चांदी कहाँ है, बालों में है। नोट कहाँ है, टिप्पणी बनाना, नोट्स। इस तरह से जोड़ियाँ मिलाओ। अर्थ नई कविता में, स्वर्ण काव्य कृति में, चांदी बालों में, मुद्रा चेहरों पर। कृति नंबर 2, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 अर्थ लिखिए। सोना का सोना और स्वर्ण, अर्थ का संपत्ति और साहित्य का अर्थ। नोट पैसा,
और परीक्षा के नोट्स। चांदी, बालों की सफ़ेदी और चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्यांश से विलोम शब्द अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। पुरानी, अधिकृत। आंसर देखेंगे। अगला एक क्वेश्चन और बचा है, वचन परिवर्तन करके लिखिए रूप का और कविता का। तो पहले का आंसर देखते हैं। सोना का दो अर्थ, धातु सोना, और तो नींद लेना, एक अर्थ है धातु या सोना, दूसरा नींद। अर्थ का संपत्ति पैसा और साहित्य में, मतलब साहित्य से मतलब है नोट, रुपया नोट और परीक्षा की टिप्पणी। चांदी, धातु चांदी और बालों में सफ़ेदी चांदी। विरुद्धार्थी, पुरानी, नई, अधिकृत, अनधिकृत। दूसरे का ये है। हाँ, रूप का क्या लिखना है, पर्यायवाचित रूप का। और कविताएं, वचन परिवर्तन कर, रूप का रूप ही रहेगा और कविता का कविताएं हो जाएगा। सरल अर्थ लिखना है, मैंने अर्थ ऊपर पूरा बता दिया है। यहाँ पर पद्यांश की, वे कड़क कर बोले मैं भड़क कर बोला। यहाँ का पैराग्राफ का नोट कहाँ है, यहाँ तक का अर्थ बताना है। तो ये देखो, अधिकारी भड़क कर कवि से छुपा कर रखी गई चांदी निकालने के लिए कहते हैं। कभी चांदी का अर्थ चांदी जैसे सफ़ेद हो गए अपने बालों से जोड़कर गुस्से से कहते हैं, चांदी तो मेरे सिर के बालों में आ रही है। अधिकारी हैरान होकर पूछते हैं, उनके नोट रुपए कहाँ हैं। ये हो गए अर्थ। सेकंड पैराग्राफ, वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रोई नोचने लगे। ये उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उन्हें उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। इस तरह से ये है दूसरा पैराग्राफ। अब इसके आधार पर हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ये शब्दार्थ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। नोचना मतलब किसी वस्तु को झटके के साथ खींचना। पीपिया मतलब ढोल के आकार के लोहे के बने छोटे पात्र। टटोलना मतलब उंगलियों से छूकर पता लगाना। गुल्लक मतलब मिट्टी का वह बर्तन जिसमें धन संग्रह किया जाए। कनस्तर मतलब टीन का चौखुट्टा। पीपा मतलब मटका का मतलब मिट्टी का घड़ा। शून्य मतलब ब्रह्मांड मतलब रिक्त संसार। अरण्यकांड मतलब यहाँ अर्थ बिखरा हुआ। मुरझाना मतलब चेहरे से है। उदासी मतलब प्रकट होना। रौद्र मतलब क्रोधपूर्ण। करुण मतलब दया। अनुकंपा मतलब पछताना मतलब कोई अनुचित कार्य करने के पर उसके लिए दुखी होना। ये अर्थ हो गए। आगे कृति नंबर 1, आकलन। ये वस्तुएं खाली थी। कौन कौन सी वस्तुएं खाली थी, 4 बतानी है। दूसरा, शयन कक्ष में पाई गई चीज़ें 2 बतानी है। पद्यांश में प्रयुक्त 2 रस बताने हैं। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। छापा मारने वालों में आया परिवर्तन, क्या परिवर्तन आया, वो 4 चीज़ें बतानी है। ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों।
अरण्यकांड, असफलता, टूटी अलमारी, शयन कक्ष। इस तरह से आंसर देखेंगे। कवि के घर की, अगला क्वेश्चन एक और है, कवि के घर की अभावग्रस्त स्थिति दर्शाने वाली पंक्ति। पहले का आंसर है ये वस्तुएं खाली थी। रसोई की पीपियाँ, बच्चों का गुल्लक, कनस्तर, मटके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शयन कक्ष में पाई गई वस्तुएं, फटा हुआ तकिया, टूटी हुई अलमारी। पद्यांश में प्रयुक्त दो रस, रौद्र रस, करुण रस। छापा मारने वालों में आया परिवर्तन, उनका खिला चेहरा मुरझा गया, हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया, या हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। अगला, बोले क्षमा कीजिए गलती से के लिए, असफलता पर मन ही मन पछताने लगे। चौथा क्वेश्चन, कवि के घर में क्या देखकर छापा मारने वालों का खिला चेहरा मुरझा गया। इसका आंसर, अच्छा, प्रश्न का शब्द दिया है, वहाँ पर उसका उत्तर बताना है। तो कवि के घर में क्या देखकर छापा मारने वालों का खिला चेहरा मुरझा गया, तो खाली चीज़ें। कवि के घर छापा मारने पर छापा मारने वालों को क्या मिली? खाली वस्तुएं। छापा मारने वालों ने क्या खोला? यहाँ पर देखो ये शब्द दिए गए हैं। टूटी अलमारी खोली, असफलताएं मिली। ये और अगला चौथा है, छापा मारने वाले कहाँ घुस गए? शयन कक्ष में। ये प्रश्न बन गए। अगला लास्ट, कवि के घर की अभावग्रस्त स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियाँ। रसोई की खाली पीपियों को टटोला। तो ये शब्द क्या है? अभाव को दर्शा रहे हैं। अगला, निम्नलिखित शब्दों के लिए को वचन बदलकर लिखिए। वस्तुएं, अलमारी, चेतना, सूचना। ऐसे शब्द जिनका अर्थ निम्न शब्द हो। दीप का वीण का पीपा, कागज, क्या है? कगरा। वचन परिवर्तन करके फिर से लिखिए, वाक्य फिर से लिखिए। ये क्वेश्चन है, आंसर देख रहे हैं। मुद्राएं, मुद्रा, अलमारी, अलमारियां, चेहरा, चेहरे, सूचना, सूचनाएं। और इसके बाद अगला क्या है? वचन परिवर्तन करना है। टीन का पीपा, उसका वचन परिवर्तन क्या होगा? अर्थ वाले शब्द लिखना। अच्छा, ऐसे शब्द जिनको के अर्थ निम्न शब्द हों। ओके, तो क्या होगा? टीन का पीपा, कनस्तर। कमरा, शयन कक्ष, कमरा, शयन कक्ष। उन्होंने टूटी अलमारियों को खोला। अगले क्वेश्चन का अर्थ, उन्होंने टूटी अलमारियों को खोला। वचन परिवर्तन करके लिखना है। तो उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, उन्होंने टूटी अलमारी को खोला। उसका आंसर वही है। वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखना है। तो उन्होंने टूटी अलमारी को खोला। सरल अर्थ है, कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनकी रसोई में खाली पड़े पीपियों को टटोला, बच्चों का गुल्लक खोल कर देखा पर उन्हें कहीं कुछ भी नहीं मिला, यह सब कुछ खाली था। वे कहते हैं कि अधिकारियों ने उनके घर में पड़े कनस्तरों और पानी के रखने के लिए मटकों तक को टटोला, देखा पर उन्हें सब खाली मिला। तीसरा पैराग्राफ, सिर झुकाकर
वापिस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ओ ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में कुछ नहीं मिला, घर में बिल्कुल धन नहीं है, तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है, उन्हें यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। उसके बाद ये तीसरा पैराग्राफ है। अब उसके आंसर देखेंगे। ये देखो, शब्दार्थ है। सिर झुकाना मतलब शर्मिंदा होना, सिर धुनना मतलब परस्थान, तो इसका मतलब भी वही है। कारण, बहुत दुख प्रकट करना। सिर धुनना मतलब किसी चीज़ के पश्चाताप में सिर में दुख प्रकट करना। तख्त मतलब लकड़ी का एक बना बेड की तरह होगा, तख्त जिसे कहते हैं। क्वेश्चन है, आकलन कृति 1। कवि ने छापा मारने वालों से मांगा। क्या क्या मांगा? कवि द्वारा छापा मारों को दिए गए सुझाव। संपन्न घर की स्थिति दर्शाने वाली संपत्ति। दूसरा, संजाल पूर्ण कीजिए। ये पद्यांश में प्रयुक्त धातु और फर्नीचर। धातु है सोना चांदी, फर्नीचर है सोफा और बेड। अगला क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके अर्थ निम्नलिखित शब्द हों। तख्त, अनधिकृत, पलंग, धन। आंसर पे चलते हैं। कवि ने छापा मारने वालों से मांगा कुछ धन, एक तख्त। कवि द्वारा छापा मारों को दिए गए सुझाव। जिनके घर में अधिक धन हो तो ले लीजिए, जिनके घर में बिल्कुल धन न हो उसे कुछ धन दे दीजिए। अगला, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, वह घर की स्थिति दर्शाने वाली चीज़ें हो गया। तो क्या है? धातु सोना चांदी और पद्यांश में प्रयुक्त फर्नीचर, पलंग और सोफा। कवि छापा मारने वालों से अपने घर में क्या डलवाने के लिए कहते हैं? छापा मारने वाले, ये शब्दों का प्रश्न बन रहा है। छापा मारने वालों को लेखक से किस प्रकार का अर्थ चाहिए? परिच्छेद में सोफे के अलावा सोने चांदी से बनी और किस वस्तु का उल्लेख हुआ है? कवि के घर में क्या बिल्कुल नहीं है? धन। इस तरह से उन शब्दों का प्रश्न बना। निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग चुनकर शब्द लिखिए। ये यश, अपयश, ज्ञान, अज्ञान, मान, अपमान, वन, उपवन। इस तरह से देखो, अपमान बन गया, अपयश बन गया, अज्ञान बन गया, अभिमान बन गया, मान, अभिमान, वन, उपवन। सरल अर्थ, प्रयुक्त पद्यांश की अंतिम 6 पंक्तियों के ये अर्थ हैं। जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग और सोफे नहीं होते उन्हें आप लोग निकलवा लेते हैं। ठीक है, निकलवा लीजिए, ये आपका काम ही निकलवाना है। पर जिनके घर में टूटी कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं है, उनके घर में बैठने सोने के लिए एक तख्त की व्यवस्था तो करते जाइए। इस तरह से अगला क्वेश्चन, संपूर्ण पाठ पर आधारित स्वाध्याय कृति। अभी हम पैराग्राफ देख रहे थे, 3 पैराग्राफ। आप जो क्वेश्चन देखेंगे पूरे पाठ पर आधारित है। क्योंकि स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियाँ। समृद्ध, अभावग्रस्त,
तो सोना चांदी अर्थ और मुद्रा शब्दों के विभिन्न अर्थ बताते हुए कविता के आधार पर उनके अर्थ लिखिए। उत्तर है घरों की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियाँ। समृद्ध और अभावग्रस्त। समृद्ध क्या है? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं। अभावग्रस्त में है फटे हुए तकिए और रसोई की खाली पीपियाँ। सामान्य अर्थ और कविता के आधार पर अर्थ। सोना पीले रंग की एक अमूल्य धातु जो आभूषण बनाने के लिए होता है। अगला सोना यानी नींद में होना। चांदी सफ़ेद रंग की एक नर्म चमकीली धातु जो गहने सिक्के आदि बनाने के काम आते हैं। क्या? चांदी। और दूसरा सिर के बालों को चांदी के रंग का सफ़ेद हो जाना। अर्थ संपत्ति रुपए पैसे। मतलब कविताओं में मुद्रा सिक्का रुपए पैसा हाथ मुंह गर्दन आदि की कोई विशेष भाव को सूचक स्थिति मुख चेष्टा। इस तरह से हो गए अर्थ। अगला भाषा अध्ययन व्याकरण है। सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अधोरेखांकित शब्दों के भेद पहचान कर लिखिए। पहला है वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है? यह शोर कौन मचा रहा है? इनके क्या लिखने हैं? चांदी का अर्थ और कौन का। तो चांदी का अर्थ द्रव्यवाचक संज्ञा है और कौन जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन अव्यय। निम्नलिखित अव्ययों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अंदर और आजकल। वे घर के अंदर चले आए। आजकल उनके अच्छे दिन नहीं हैं। संधि भोजन प्लस आलय तो क्या बन जाएगा? भोजनालय। और संधि क्या हो जाएगी? स्वर संधि। निश्चय का निह धन चय बराबर निश्चय क्या बन जाएगा? विसर्ग संधि। यहाँ पर आंसर है, देख लीजिए। अगला सहायक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रियाएं पहचान कर मूल रूप लिखिए। आप हमारे घर में कुछ न पा सकेंगे। वे निराश होकर चले गए। सहायक क्रिया मूल क्रिया। सहायक क्रिया संकेत सकेंगे गए और मूल सकना जाना। प्रेरणार्थक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों के प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। देना सोना। यहाँ पर देखो क्रिया देना सोना। प्रथम प्रेरणार्थक दिलाना सुलाना दिलवाना सुलवाना। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आँखें खुल जाना ना ठहाका लगाना। आँखें खुल जाना अर्थ है सच्चाई का पता चल जाना। ना वाक्य में बनेगा कवि के घर की हालत देखकर छापा मारने वालों की आँखें खुल गई। ठहाका लगाना ना जोर से हंसना। ना बात बात पर ठहाका लगाना किसी को अच्छा नहीं लगता। अगला क्वेश्चन। अधोरेखांकित वाक्यों के लिए उचित मुहावरे का चयन कीजिए। वाक्य फिर से लिखिए। खटका लगा रहना तांता लगा रहना। जर्जर बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को रात दिन भय बना रहता है। खटका लगा रहना मतलब भय बना रहना। जर्जर बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को रात दिन खटका लगा रहता है। अगला है जर्जर बिल्डिंग हो गया। जर्जर बिल्डिंग में रहने वालों खटका लगा रहता है। दूसरा निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उनके भेद लिखिए। छापा मारने वालों ने
घर का कोना कोना छान मारा। अगला, तकिए के से रुई नीचे गिर रही थी। बालों ने कर्ता कारक, बालों मतलब कर्ता कारक। दूसरा, तकिए से अपादान कारक अलग हो रहा है। अगला, विराम चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। जिनके घर सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। इस तरह से ये हो गया। इसके बाद अगला को लास्ट पेज है आज का हमारा पाठ 4 का। अधोरेखांकित वाक्यों के लिए उचित मुहावरे का चयन कीजिए और वाक्य फिर से लिखिए। ये तो हो गया। हाँ, उसके बाद ये, उनके घर सोने चांदी के पलंग नहीं हैं। जिनके घर सोने चांदी के पलंग नहीं हैं आप हैं और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं। अगला, वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। काल परिवर्तन करना। निम्नलिखित वाक्यों में का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। अगला है, अधिकारियों को गुस्सा आता है सामान्य भविष्यकाल को में करना है। उन्होंने रसोई में खाली पड़े डिब्बे टटोले अपूर्ण भूतकाल। उत्तर देखिए, अधिकारियों को गुस्सा आएगा भविष्यकाल है। और दूसरा, वे रसोई में खाली पड़े डिब्बे टटोल रहे हैं। अगला, निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार कृतियां आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। उन्हें रसोई की पीपियाँ टटोली खाली थी। और पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य। ये है उपयोजित लेखन। इसके पहले एक क्वेश्चन बचा है। निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचनाओं के अनुसार कार्य वाक्य फिर से लिखिए। पहला, हाय मेरे घर पर छापा पड़ा, विधानार्थक वाक्य। और दूसरा, तुम हमारी बात नहीं समझे, प्रश्नवाचक वाक्य। मेरे घर पर छापा पड़ा, तुम हमारी बात समझें। दूसरा, पहला है मेरे घर पर छापा पड़ा, वाक्य क्या तुम हमारी बात समझे। वाक्य शुद्ध करके लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। वे बोले, मेरा काम कर रहे हैं। तो इस घर में उन्हें को खाली है पीपी। उत्तर है, वे बोले, मैं अपना काम कर रहा हूँ। दूसरा है, इस घर में अनेक खाली पीपियाँ हैं। इसके बाद आओ उपयोजित लेखन पे। यह है उपयोजित लेखन। ये देखो, कर जमा करना देश के विकास को गति देना है। इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगे, आप जूम करके देख सकते हैं। और नीचे विज्ञापन दिया है जो यहाँ पर नहीं सॉल्व किया गया है, जो आपको टेक्स्ट बुक बताइए वहाँ से आपको देखनी पड़ेगी।
यहाँ पर देखो बताया गया है कहाँ पे है ये विज्ञापन के लिए अपन हमें नवनीत हिंदी लो लेवल के उपयोजित लेखन के कक्षा 10वीं का वह पुस्तक देखना है। इस तरह से हमारा पाठ 4 समाप्त होता है। हम इसे अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगे, आपके काम का हो, उपयोगी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।